क्लास 10। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं लाइट के बारे में। तो लाइट पूरा चैप्टर जो है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो धीरे धीरे चलिए जानते हैं लाइट के बारे में। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। विच प्रोड्यूसेस इन अस सेंसेशन ऑफ विजन। लाइट ही है जिसके कारण हमारे नेत्रों को देखने में क्या होती है, सहायता मिलती है। अगर मान लीजिए कोई भी वस्तु को देखना है तो वस्तु को देखने के लिए, है ना, विजन के लिए, किसी भी वस्तु के विजन के लिए तीन चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। एक है आपकी आंख ज़रूरी है, एक आपको लाइट ज़रूरी है, और एक आपका ओपैकिव ऑब्जेक्ट या ट्रांसलूसेंट भी बोल सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी एक गायब हो जाएगा तो आपको विजन नहीं मिलता है, आप नहीं देख सकते हैं। अगर फिर भी आप देख रहे हैं तो जादूगर हैं आप। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी का रूप कैसे है? तो देखो, फोटोसाइंथेसिस से को प्रोसेस होता है, उसमें क्या होता है, पेड़ पौधा है ना ग्रहण करता है और फिर ग्लूकोज को तोड़ता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है फिर, तो एनर्जी का भी फॉर्म है ना, और सेंसेशन ऑफ विजन भी देता है। तो लाइट का बहुत ही आसान सा डिफिनीशन, और अगर हार्ड चाहते हो तो वो भी है मेरे पास। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कैसा है भाई? वेव के फॉर्म में है। इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसको कहा गया है क्योंकि ये किसी भी मीडियम में मूव कर सकता है। जहां मीडियम नहीं हो वहां पर भी जा सकता है, यानी वैक्यूम में भी ये चल सकता है। कौन? लाइट। साउंड नहीं जा पाता है बिकॉज मैकेनिकल वेव है वो। ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो क्या करता है? हर एक मीडियम में मूव करता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी, और साथ में कहां पर? वैक्यूम। वैक्यूम मतलब जहां हवा नहीं हो। वेयर देयर इज नो एयर नोन एज वैक्यूम। तो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच डू नॉट नीड एनी टाइप ऑफ मीडियम। एक भी तरह के माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। किसी भी तरह के माध्यम में वो क्या करता है? मूव करता है। कौन भाई? तो लाइट। तो एक डिफिनेशन ये भी हो जाएगा। दोनों में से जो मन है वो अपना लिखिए, अच्छा जो लगे वो लिख लीजिए। लेकिन एक विद्यार्थी था, उससे मैंने पूछा कि भाई बताओ, मैं वो वाला बता देता हूँ कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो उसने उसका जवाब दिया कि जिसके यहाँ से अंग्या रहता है उसको संज्ञा कहते हैं। तो उसके जज्बात को समझिए। जिसके यहाँ से अंग्या होगा वो कोई ना कोई आदमी होगा, और आदमी का वो कुछ ना कुछ नाम होगा, तो नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो वो लड़का जगह पे सही था, लेकिन यही एक चीज़ है, कहीं एग्जाम में लिखेगा तो उसको -555 नंबर मिलेगा, उससे ज़्यादा तो नहीं मिल सकता है। अगला पॉइंट जो है, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइन किस अवस्था, मतलब किस तरह मूव करता है? तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। लेकिन हाँ, थोड़ी सी गड़बड़ है, वो आपको आगे पता चलेगी। अभी तत्काल 8 क्लास से अभी तक आप यही जानते होंगे कि लाइट हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, और आपकी बात सच भी है। इसका एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं। एक पाइप से ऐसे देखते हैं तो हमें दिख जाता है सामने क्या है, लेकिन पाइप को जब मोड़ देते हैं तो दिखना बंद हो जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि लाइट क्या है? हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। अगला पॉइंट से आपको ये पता चल जाएगा कि भाई ये स्ट्रेट लाइन में ये मूव नहीं करता है, ये थोड़ा सा मुड़ता भी है। देखिए क्या, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये प्रोसेस आपको डायरेक्टली पूछ देगा तो पूछ लेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा तो बल्ले बल्ले फिर है। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पूछेगा आपसे तो क्या पूछेगा भाई? पूछेगा डायरेक्ट कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो व्हेन द साइज ऑफ ओपैकिव ऑब्जेक्ट, देखो रास्ता में ओपैकिव ऑब्जेक्ट तो बहुत सारा होता है, लेकिन जब उस ओपैकिव ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा होगा, वेरी स्मॉल, जब बहुत छोटा होगा, लाइट हैज ए टेंडेंसी टू बेंड। तो वो क्या हो जाता है? लाइट मुड़ जाता है। कहां से मुड़ेगा? जो ओपैकिव ऑब्जेक्ट है ना, उसके किनारे वाला भाग से वो मुड़ जाता है। और ये मुड़ने वाले टेंडेंसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो देखो, तो गड़बड़ हो गया ना। यहां पे हम बोल रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, और यहां पे क्या हो गया? बेंड हो गया, यानी मुड़ गया। तो दिक्कत तो है, दिक्कत तो है। तो इस दिक्कत को समाप्त करने का काम आगे जाके पता चला। देखिए, लाइट को कहीं कहीं कुछ लोग उसको पार्टिकल्स के फॉर्म में मानते थे कि वो पार्टिकल का फॉर्म है, और पार्टिकल जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। और कुछ लोग उसको वेव के रूप में मानते थे, और वेव जो है वो मुड़ता भी है, वेव जो है वो बेंड भी होता है। तो यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि जब वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो वो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, और जब वो मुड़ेगा तो किसकी तरह बिहेव करेगा? वेव की तरह बिहेव करेगा। तो यहां पे दोनों चीजें हो रही हैं, डिफ्रैक्शन भी होती हैं और लाइट स्ट्रेट लाइन में भी मूव करता है, यानी पार्टिकल्स की तरह बिहेव कर रही हैं और साथ में वेव की तरह भी। तो यहां पे मैंने लिख दिया है कि लाइट हैज ए ड्यूल कैरेक्टर, यानी ये दोनों चीजों को क्या करता है? फॉलो करता है। यानी किसको? पार्टिकल्स की तरह भी और वेव की तरह भी। देखो, बाद में ये बताया गया किसके द्वारा? तो मॉडर्न क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट जब आया तो ये बताया गया। नहीं तो कुछ समय तक लोग यही मानते थे कि पार्टिकल्स फॉर्म में लाइट जाता है, और कुछ लोग ये मानते थे कि प्रोपोगेट करता है वेव के फॉर्म में। बाद में आया कौन? मॉडर्न क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, और उसने कहा कि ना तुम इसकी मानो ना तुम इसकी मानो, तुम मेरी मानो। और मेरी मानो मतलब क्या? तुम इस दोनों को मानो, यानी ड्यूल कैरेक्टर को मानो। भाई कहीं कहीं वो पार्टिकल की तरह काम करता है और कहीं कहीं वेव की तरह। कहीं कहीं कैसे काम करता है? वेव की तरह, और कहीं कहीं कैसे काम करता है? पार्टिकल की तरह।
तो इतने कहानी समझ में हो गए, समझ मतलब आ गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे। सोर्सेज क्या होते हैं? सोर्सेज मतलब होता है स्रोत। सोर्सेज मतलब क्या होता है? स्रोत। स्रोत के बारे में जानेंगे क्या होता है। ए सोर्स ऑफ लाइट, है ना। सोर्स क्या है भाई? किसी ऑब्जेक्ट को कहेंगे अगर सोर्स, यदि वो क्या करेगा, लाइट इमिट करेगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को सोर्स हम तभी कहेंगे जब वो लाइट इमिट करेगा, बिकॉज हम लाइट पढ़ रहे हैं तो हम किसके सोर्स की बात करेंगे? लाइट के सोर्स की बात करेंगे। तो लाइट का सोर्स वही होगा जो क्या करेगा, अपने से लाइट। जानते हैं काइंड ऑफ सोर्सेज के बारे में, हमने जान लिया सोर्सेज के बारे में कि सोर्सेज क्या होता है। और सोर्सेज के जो है मेनली दो प्रकार है, एक सेल्फ ल्यूमिनियस होता है और एक नॉन ल्यूमिनियस होता है। सेल्फ ल्यूमिनियस उसे कहा जाता है जिसके पास खुद का प्रकाश होता है। मान लीजिए मेरे पास खुद का प्रकाश है तो मैं ही हो जाऊंगा सेल्फ ल्यूमिनियस, लेकिन मेरे पास नहीं है इसलिए मैं क्या कहलाऊंगा? नॉन ल्यूमिनियस। तो जिसके पास खुद का प्रकाश होता है उसे सेल्फ ल्यूमिनियस, जिसके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनियस। तो सेल्फ ल्यूमिनियस जो है वो कितने हो गए? मेनली कितने हो गए? 3 हो गए, क्योंकि ये नेचुरल हैं। तो आर्टिफिशियल भी होते हैं। तो सन हो गए, स्टार्स हो गए, फायरफ्लाई जिसको जुगनू बोलते हैं, देहात में हम बोलते हैं उसको भगजुगनी, या उसको ग्लोवॉर्म भी बोला जाता है कहीं कहीं। तो सन हो गया, स्टार हो गया, फायरफ्लाई सेल्फ ल्यूमिनियस हो गया। अगर बल्ब की बात करें, टॉर्च की बात करें, ये सब क्या है? ये सब भी सेल्फ ल्यूमिनियस में है, लेकिन ये सब आर्टिफिशियल में आ जाएगा। लेकिन टॉर्च का ये वाला भाग जो पकड़े हुए हैं वो सेल्फ ल्यूमिनियस में नहीं आएगा, सिर्फ वो भाग जो लाइट क्या कर रहा है? इमिट कर रहा है। बहुत सारे लोगों को एक कंफ्यूजन हो जाता है। यहां पे देखिए नॉन ल्यूमिनियस, नॉन ल्यूमिनियस उसे कहा जाएगा जो प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देते हैं, इनके पास खुद का लाइट नहीं होता है। कौन होंगे भाई? टेबल हो जाएगा, मैन हो जाएगा, मतलब हम खुद हैं, प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई दे रहे हैं और इतनी काला है, मतलब प्रकाश अगर कम हो गया तो आप काला 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 मतलब ब्लैक डायमंड हो जाएंगे। और यहाँ पे मून की बात हो रही है। मून भी क्या है बताओ जल्दी? नॉन ल्यूमिनियस है। मून के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है। पहले के लोगों को लगता था कि मून के पास खुद का प्रकाश होता है क्योंकि वो लाइट देते थे, इमिट करते थे, लेकिन बाद में पता चला कि सन के द्वारा जो लाइट उनके ऊपर आता है वो उसको रिफ्लेक्ट करते हैं और उसके द्वारा मून दिखाई देता है। आगे देखिए मीडियम, मीडियम के बारे में जानते हैं। मीडियम क्या होता है? देखिए मीडियम माने इसको अगर समझना है, स्कूल के जाने का मीडियम क्या है? आपका बस है, अरे हाँ या ना। स्कूल के जाने का मीडियम क्या है? साइकिल है, अगर साइकिल से जाते हैं तो। अगर आप साइकिल भी नहीं है, मतलब अगर बस भी नहीं है तो पैदल गाड़ी तो है हमारा। तो मीडियम जो है वो होता है जिसके माध्यम से हम कहीं ना कहीं जाते हैं। यहाँ पर भी क्या है, हम लाइट की बात कर रहे हैं तो लाइट का मीडियम होगा ए सबस्टांस थ्रू विच लाइट प्रोपोगेट, यानी ऐसा माध्यम जिससे लाइट क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है, उसे क्या कहते हैं? मीडियम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मीडियम। और मीडियम कितने तरह के होते हैं? ये 3 तरह के होते हैं। ये तीनों अब याद करना बहुत ही आसान है, बिकॉज 7, 8 से आप पढ़ते जा रहे हैं। 6 में भी था ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक्यू। ये 3 ही मीडियम है ना। ओपेक्यू से तो जा ही नहीं सकता है। मीडियम ना कह करके ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, है ना। ओपेक्यू से तो ये मूव कर ही नहीं सकता है। ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट से होकर गुजरता है। ट्रांसपेरेंट उसे कहा जाता है ना, जिसे पूरी तरह प्रकाश पार कर जाए। एयर अगर प्योर है तो उससे प्रकाश पार कर जाता है। अगर वाटर प्योर है पार कर जाएगा। ग्लास प्योर है पार कर जाएगा। थोड़ा सा इंप्योरिटी मिला दीजिएगा तो ना पार करेगा। ट्रांसलूसेंट है, एक चेक करने का तरीका है, पेपर आप देखें, पेपर घर पे होबे करेगा। अगर उसमें ऑयल थोड़ा लगा दीजिएगा, अगर ऑयली बना दीजिएगा, तेलपक जो पेपर रहता है ना वो, तो वो ट्रांसलूसेंट की तरह काम करने लगता है। मतलब उसे प्रकाश पार करता है लेकिन उतनी मात्रा में नहीं पार करता है। और ओपेक्यू तो जानते ही हैं, वुड हो गया, मेटल हो गया, हम खुद हो गए, हमसे प्रकाश कहाँ पार होता है ना। ऐसा मूवी थोड़ी है कि हमसे प्रकाश पार हो जाएगा। तो ओपेक्यू ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ये तीनों जान गए। अब जानते हैं रे क्या होता है। ये रे वो वाला रे नहीं जो हम लोग गांव में बोलते हैं, काहे रे, ये रे, जो रे, ये सब नहीं। ये रे दूसरा रे है। द पाथ ऑफ लाइट विथ डायरेक्शन, ऐसा रे मतलब ऐसा पाथ जिससे लाइट जाता है, उस पाथ को रे कहते हैं। और साथ में सबमिशन किसका होता है? डायरेक्शन का। यानी ऐसा रास्ता जिससे लाइट होकर मतलब लाइट गुजरे और साथ में डायरेक्शन ऐड हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? रे। और ये पिक्चर आपको दिखा रहे हैं, यही है रे। रे का बड़ा भाई जो है वो बीम होता है। रे का बड़ा भाई क्या होता है? बीम होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेज नोन एज बीम। जब बहुत सारा रे इकट्ठा हो जाएगा, बहुत सारा, तनी मानी ना, बहुत सारा, थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा, जब बहुत सारा जब कंबाइन करेगा रेज तो वही बीम हो जाएगा। मैंने यहाँ पे 3 ही दिखाया है, लेकिन 3 नहीं, बहुत ज्यादा रहेंगे तभी जाकर के वो बीम होगा। तो बहुत ज्यादा मान लीजिए, यानी हम 100 टाइम्स या 200 टाइम्स या बहुत ज्यादा मैं बोल देता हूं, वो बीम हो जाएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा
गया, क्योंकि एक और है जिसको हम रे का बड़ा भाई बोलते हैं। देखो ध्यान से सुनना, ए नैरो बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड पेंसिल। बीम तो है लेकिन नैरो है, नैरो मतलब उतना बड़ा नहीं, संकरा यानी पतला, यानी उतना बड़ा नहीं, उतना फैला हुआ नहीं, छोटा सा है ना। जब छोटा बीम होगा, यानी छोटा भीम नहीं जो आप कार्टून देखते हैं, छोटा बीम, तो जो छोटा बीम होगा, नैरो बीम होगा लाइट का, उसे हम क्या बोलते हैं? पेंसिल कहते हैं। पेंसिल लिखने वाला नहीं, ये है बीम का छोटा भाई। कौन? पेंसिल। भीम का छोटा भाई पेंसिल। जैसे याद करना है वैसे याद कर लीजिए। और इसी के तहत पेंसिल को 3 भाग में बांटा गया है। अभी तक मैं पढ़ता था कि बीम को ही 3 भाग में बांटा गया है, लेकिन जानकारी मिली हमें क्या भाई कि पेंसिल को 3 भागों में बांटा गया है। एक भाग कन्वर्जेंट होता है, एक भाग डाइवर्जेंट होता है, और एक भाग क्या होता है? पैरेलल। पेंसिल के 3 प्रकार, एक कन्वर्जेंट, एक डाइवर्जेंट और एक क्या होता है? पैरेलल। और चलिए अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। तो नाम में ही छुपा हुआ है रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्ट करना, यानी क्या? किसी वस्तु से टकराना और वापस लौट के आना, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। लेकिन हम बात कर रहे हैं लाइट की, तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, तो कौन जाएगा टकराएगा? लाइट टकराएगा। लौट के कौन आएगा? तो लाइट ही आएगा। इन द सेम मीडियम, एक ही माध्यम में, अगर माध्यम चेंज होगा तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ये यदि यहाँ पर एयर है सपोज, और ये अगर वाटर है, तो ये जाएगा टकराएगा, अगर एयर में ही आएगा लौट के वापस, तभी रिफ्लेक्शन होगा, नहीं तो फिर दूसरा फेनोमेनन यानी रिफ्रैक्शन हो जाता है। रिफ्रैक्शन जो बाद में पढ़ना है, तो बाद में पढ़ने वाली बातें बाद में। अभी तत्काल ये समझिए कि यदि मीडियम एयर है, तो जब ये जाएगा टकराएगा, और अगर ये एयर में ही वापस लौट के आएगा तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। और जैसे ही दूसरे मीडियम यानी वाटर में अगर जाएगा तो फिर दूसरा फेनोमेना हो जाएगा। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु से आएगा, जाएगा, टकराएगा और रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा। हाँ, ये अलग बात है कि रिफ्लेक्ट करने का तरीका क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। देखिए वही बताया है, रिफ्लेक्शन जो होता है वो 2 तरीके का होता है। रिफ्लेक्ट करने का तरीका 2, एक रेगुलरली होता है और एक इरेगुलरली होता है। एक तरीका होता है जब रिफ्लेक्शन रेगुलर तरीके से होता है, और एक इरेगुलर से। अरे एक विद्यार्थी है जो स्कूल रोज जाता है तो बोलते हैं रेगुलर जा रहा है, नहीं जाता है तो इरेगुलर बोलते हैं। सेम चीज यहां पर है। देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन किसे कहेंगे? When the reflecting surface is smooth, रेगुलर रिफ्लेक्शन तभी हो सकता है जब क्या हो? रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो? स्मूथ हो। विद्यार्थी रेगुलर तभी जाता है जब उसका HW क्या हो? कंप्लीट हो। तो सेम यहां पर वही है, रेगुलर रिफ्लेक्शन तभी होगा जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा? स्मूथ होगा और वेल पॉलिश्ड किया हुआ रहेगा। देन द पैरेलल फॉलिंग ऑन इट, पैरेलल रेज अगर आकर के जब टकराती है, फॉल करती है, गिरती है इस पर, आर रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू वन अनदर। तो अगर पैरेलल रे जाके टकरा रही हैं, तो जब रिफ्लेक्ट करेंगी तो रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल होंगी। जो जाके टकराती है उसे इंसिडेंट रे कहते हैं। यहाँ पे इंसिडेंट रे 3 दिख रहे होंगे, और ये सब क्या है बताइए? पैरेलल है। और ये रिफ्लेक्ट कर रही हैं, और रिफ्लेक्ट करने वाले भी रेज आपको क्या दिख रहे होंगे? लगभग क्या है? पैरेलल है। तो जब इंसिडेंट रे सारा पैरेलल हो और रिफ्लेक्टेड रे भी सारा पैरेलल हो, तो उसे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। और रेगुलर रिफ्लेक्शन तभी होगा जब सरफेस क्या हो? स्मूथ हो या वेल पॉलिश्ड हो। स्मूथ और वेल पॉलिश्ड अगर समझना है तो उसको ऐसे समझिए। मान लीजिए एक वस्तु है, उसका ये सरफेस है, और आप अगर नॉर्मल आंखों से देखते हैं तो आपको लगभग हर एक वस्तु जो है स्मूथ ही नजर आती है। लेकिन जब इसको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, ये वाला ग्लास से नहीं, माइक्रो ग्लास से, जब उसको माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो यही वाला सरफेस जो है आपको इसमें इरेगुलरिटीज नजर आएंगी। कोई अगर इरेगुलर सरफेस होगा तो ऐसा नजर आएगा, कोई कम रहेगा तो कम नजर आएगा। तो माइक्रोस्कोप से देखने पे ऐसा नजर आता है। तो जो भी सरफेस माइक्रोस्कोप के देखने के बावजूद भी ऐसा नजर आए, प्लेन नजर आए, तो समझ लो कि वो क्या है? स्मूथ है या वेल पॉलिश्ड है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अगर वेल पॉलिश्ड की बात कर रहे हैं तो उसमें कुछ नाम भी आते हैं। कॉमन रिफ्लेक्टर जो बेस्ट होता है, जो वेल पॉलिश्ड होता है, वो कौन है? मिरर है। मिरर का यूज ज्यादा होता है। और बेस्ट रिफ्लेक्टर दुनिया का कौन है? सिल्वर होता है। ठीक है, अब बोलिएगा कि सिल्वर का यूज क्यों नहीं? तो सिंपल सी बात है, इतना महंगा है, कैसे हो सकता है? तो मिरर का यूज होता है, और मिरर के पीछे भी सिल्वराइज्ड किया होता है, यानी सिल्वर की पतली परत होती है, लेकिन उसका यूज, उसके जगह पे कोई और पदार्थ भी यूज होता है। ठीक है ना, क्योंकि वो भी तो उतना महंगा ही होगा ना। अगर पतली परत भी है तो बहुत महंगी होगी। तो इसीलिए मिरर में सिर्फ हम ये बोलते हैं कि सिल्वराइज है, बट एक्चुअल में सिल्वराइज नहीं होता है, मतलब सिल्वर नहीं होता है, लेकिन उस प्रोसेस को सिल्वराइज बोलते हैं भाई।
आगे क्या है, इरेगुलर। तो जो रेगुलर जाता है स्कूल वो रेगुलर, जो नहीं जाता है इरेगुलर। तो वही चीज़ यहाँ पर भी होगी, यही वही पॉइंट यहाँ पर होगा। जो पैरेलल रेज अगर आ तो रही है लेकिन जाने का कोई तय डायरेक्शन नहीं हो तो उसे हम कहेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन। व्हेन रिफ्लेक्टेड सरफेस इज रफ, और ये कब होगा, जब स्मूथ नहीं, कैसा सरफेस होगा, रफ होगा। देन पैरेलल रेज फॉलिंग ऑन इट, जो पैरेलल रे जाके टकरा रही हैं वो रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन, वो पैरेलली नहीं जाएंगी, सब अलग अलग डायरेक्शन में, एक जाएगा इधर तो एक जाएगा उधर और एक जाएगा किधर और एक जाएगा उधर, मतलब कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है। ये जस्ट वो बॉल वाली बात है, कोई एक घर हम खोजते हैं जिसमें कोई नहीं रहता है, उस बॉल से जब उसके दीवार पे, बॉल से जब दीवार पे यानी दीवार पे जब हम थ्रो करते हैं तो अगर वो स्मूथ रहता है, प्लास्टर किया हुआ रहता है, तो हमको पता होता है कि वो कहाँ आने वाला है। लेकिन जैसे ही वो बिना प्लास्टर होता है तो मुझे पता नहीं होता कि कहाँ जाएगा, और किसी को लगेगा नहीं लगेगा, मतलब लग भी सकता है नहीं भी लग सकता है, तो वहाँ पे हमें पता नहीं रहता कि बॉल कहाँ जाने वाली है। ऐसे प्लास्टर किया हुआ और नहीं प्लास्टर किया हुआ दोनों रफ सरफेस है, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि प्लास्टर किया हुआ को स्मूथ मानिए और जो प्लास्टर नहीं किया हुआ उसको क्या मानिए, रफ मानिए। तो पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट बताया है, क्या बताया है कि वेवलेंथ जो विजिबल लाइट का होता है वो बहुत छोटा होता है, 4 × 10⁻⁷ मीटर से लेकर के 8 × 10⁻⁷, याद हो जाएगा, 4 2 8 और -7 कॉमन याद रखिएगा। अब ये जो होगा वो रेड का होगा, ये क्या होगा, वायलेट का होगा। विजिबल लाइट तो वही होते हैं, सबसे छोटा कौन, सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा इसमें कौन होगा, रेड होगा, बिकॉज माइनस है तो माइनस में जो छोटा होगा वही बड़ा होगा, तो ये रेड का होगा, ये वायलेट का होगा। क्लियर बात है, लेकिन दोनों ही छोटा है और इसी के बीच में सारे विजिबल कलर जो हैं होते हैं, विजिबल लाइट होते हैं, तो ये इतना छोटे होते हैं। इस रीजन से क्या होता है, अगर बड़ा वेवलेंथ है तो वो ओवरलैप कर लेगा, वो टकराएगा, अगर थोड़ा रफ सरफेस पर भी तो मैनेज हो जाएगा। लेकिन इसलिए क्या होता है कि अगर उसका वेव जो है बहुत छोटा है, इस रीजन से क्या होता है कि सरफेस वेरिएशन से अगर बड़ा वेवलेंथ है तो क्या हो जाएगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। ये याद रखिएगा, सरफेस वेरिएशन अगर कम है और वेवलेंथ ज़्यादा है तो रेगुलर होगा, और सरफेस वेरिएशन ज़्यादा है और वेवलेंथ कम है लाइट का तो यहाँ पे इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। इसलिए ज़्यादातर जो केसेस होते हैं वहाँ पे इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि कभी भी सरफेस वेरिएशन बहुत ही कम मामलों में क्या होता है, छोटा होता है, किससे, वेवलेंथ से। यहाँ पे देखिए सरफेस वेरिएशन ये जो आपको रहा होगा इरेगुलर है, और मैक्सिमम ऑब्जेक्ट का इरेगुलर ही होता है। और जहां पे मतलब मान लीजिए वही है, ऑड इवन बोलते हैं, ऑड इवन सरफेस है तो कहीं पे मतलब इस ये उठे वाले भाग को हम हिल्स बोलते हैं, जो नीचे गया हुआ भाग होता है उसको वैलेज बोलते हैं। तो इसमें हिल्स एंड वैलेज जो है वो इरेगुलरली होते हैं, नियम से नहीं रहते हैं, और यहाँ पे हिल्स एंड वैलेज या तो नहीं रहते हैं या तो रूल के अनुसार रहते हैं। तो इसलिए सरफेस जो स्मूथ होगा वहां पे रेगुलर होगा, और जो सरफेस क्या होगा, रफ होगा, वहां पे क्या होगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। और अब जानते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन तो होता है लेकिन क्या वो कुछ रूल को फॉलो करता है, तो बिल्कुल हाँ, रिफ्लेक्शन जब भी होगा तो एक खास रूल को फॉलो करता है, उसी को हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। देखिए फर्स्ट लॉ क्या है, अगर फर्स्ट लॉ जानना है तो सबसे पहले पिक्चर को ध्यान से देखना होगा। ये आप देख लो, एक प्लेन मिरर है, ये आपको प्लेन मिरर दिख रहा होगा, ये सिल्वराइज किया हुआ इधर से, और यहां से एक रेज जाके इसे टकरा रही है, ए रेज का नाम है, ओ पे टकरा रही है, और जिस रेज रेज जाके टकराती है उसे क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। तो एओ जो है वो क्या हो गया, इंसिडेंट रे, ओ बी क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे। जो टकरा के वापस लौट के आती है उसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, जो टकराती है उसे क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। पहले आपको बता दिया गया है। यहाँ पे ये वाला जो लाइन है एम ओ, ये क्या है, नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब 90 डिग्री का कोण जो जाकर के लाइन बनाए मिरर के साथ, वो क्या हो जाएगा, आपका नॉर्मल हो जाएगा। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है वो क्या होता है, इंसिडेंट एंगल होता है। और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल बनता है उसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं, जिसको आर से डिनोट किया जाता है, एंगल आर से डिनोट किया जाता है। अब फर्स्ट लॉ समझिए क्या कह रहा है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, और ये नॉर्मल हो गया, ऑल लाइज इन सेम प्लेन। और कहां पे भाई, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कौन है यहाँ पे, ओ है, और ओ एक ऐसा जगह है
जो एक खास पॉइंट को शो कर रहा है और इस पॉइंट पे जाके सब मिल रहे हैं। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि सेम प्लेन पे ही है। सेम प्लेन का मतलब होता है एक खास पॉइंट पे जाकर के क्या करना, मैच करना। तो किसी का भी प्लेन जो होगा वो अलग अलग वेरिएबल नहीं होगा। प्लेन वेरिएबल तभी हो सकता है जब ये इंसिडेंट रे यहीं पे आके और वापस लौट के आ जाए, जाके टकराए ही नहीं प्लेन मिरर से। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, तो इंसिडेंट रे जहां टकरा रहा है वहीं से रिफ्लेक्शन हो रहा है और नॉर्मल भी वहीं पे जाके मिल रहा है। इसलिए ये तीनों एक ही पॉइंट पर जाकर के मिल रहे हैं, या हम बोल सकते हैं एक ही प्लेन पर, सेम प्लेन पे जाके क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। क्लियर बात है? तो ये समझ में आपको आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ क्या कहता है? वो वाला लॉ नहीं, वकील वाला, ये वाला लॉ देखिए क्या होता है। इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल कौन है भैया? आई है। वो हमेशा बराबर किसके होगा? रिफ्लेक्टेड रे के। इंसिडेंट एंगल हमेशा बराबर किसके होगा? रिफ्लेक्टेड रे के। जिसको मैंने ऐसे शो कर दिया है। एंगल आई हमेशा किसके बराबर होगा? आर के। ये वाला एंगल की बात होती है। बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, इस वाले को भी इंसिडेंट एंगल मान लेते हैं। नहीं मानना है, मानिएगा तो तकलीफ में आपको आना है। और ये वाला रिफ्लेक्टेड रे नहीं है, ये वाला हो जाता है। हाँ, कुछ मामलों में ये सही इस तरीके से हो जाता है कभी कभी, जैसे इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर है, वैसे ही ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के बराबर होता है। इसका नाम तो इसका नाम फलना, इसका नाम चिकना, ऐसे बोल सकते हैं। मतलब कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, इसका नाम बिल्कुल नहीं है। इसका नाम इंसिडेंट एंगल है पक्का और इसका रिफ्लेक्टेड एंगल पक्का है, और ये दोनों बराबर होते हैं। लेकिन आपको यही फायदा है कि ये वाला एंगल भी इसके क्या होगा? इक्वल होगा। बड़ा सिंपल सा तरीका है। अगर ये 30 डिग्री है और ये नॉर्मल है, मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये 30 है तो ये कितना होगा बताओ जल्दी? 60 हो जाएगा। और ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा? 30। और ये कितना हो जाएगा? 60। तो देखिए 60 क्या हो गया? इक्वल हो गया। लेकिन इनका कोई नाम नहीं है, जो नाम रखना है रख ले। परेश रावल भी रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दिस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सर्फेसेस। मतलब कोई ऐसा नहीं कि प्लेन मिरर मैंने बना दिया है तो प्लेन मिरर, ऐसा नहीं है भाई। मतलब खाना खाने के लिए हम अगर मतलब अंगिया दे दिए हैं पूरे गांव को, तो कोई भी आ सकता है। वहाँ पे कास्ट और रिलीजन या ये सब नहीं देखना है, कोई भी आके खाओ। तो उसी तरीके से अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये हर एक टाइप ऑफ सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन यहाँ प्लेन मिरर पे सही तरीके से दिखाया जा सकता है, इसलिए मैंने प्लेन मिरर को ही यूज किया है दिखाने के लिए। तो रिफ्लेक्शन जो है ऑल टाइप ऑफ सरफेसेस पे होता है। अब सरफेस मैंने कैसा हो सकता है? प्लेन भी, रफ भी और कर्व भी हो सकता है। बोलेगा रफ वाला थोड़ा समझाइए। तो देखिए रफ मान लीजिए ऐसा है, तो ये जाके टकरा रहा है यहाँ पे, तो ये जिस खास जगह पे टकरा रहा है वहां पे ऐसे एक बना लेगा लाइन, है ना। वो खास पॉइंट एक लाइन की तरह बिहेव करेगा। कैसे? सर्कल जो है ऐसे रहता है, लेकिन सर्कस नहीं, सर्कल का हर एक पॉइंट एक लाइन की तरह बिहेव करता है। ये आपने पढ़ा है आपने वर्क एंड एनर्जी में 9 क्लास में, बताइए हाँ या ना। तो सेम चीज यहाँ पे हर एक पॉइंट एक लाइन की तरह बिहेव करता है, और उस लाइन पे जब वो जाके टकराएगा तो वो रूल के अनुसार ही क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। वो अलग बात है कि फिर जब दूसरा जगह पे वो जाकर रिफ्लेक्ट करेगा तो वो एंगल सेम नहीं रहेगा। इंसिडेंट ऑफ एंगल सेम रहबे नहीं करता है, तो रिफ्लेक्टेड वाला सेम कैसे होगा? और ये प्लेन वाला में यही हो जाता है कि जाकर के एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर हो जाता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बराबर हो जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। तो प्लेन में भी होगा, रफ पे भी होगा और कर्व पे भी होगा। अब कहानी ये कह रहा है कि अगर I 0 है तो सेकेंड रूल ये कहता है कि यदि I है जो तो वही R होगा। तो यदि I 0 है तो R भी 0 हो जाएगा। इस अनुसार यदि कोई यहां से रे जाके टकराएगा, यानी नॉर्मल के अनुसार जाएगा कोई, तो वापस लौट के उसी डायरेक्शन में लौट के आ जाएगा। और अब जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर होता है वो जो उसमें इमेज बनता है वो किस तरह का चरित्र दिखाता है। और ऐसा होता है, हम सभी लोग ऐनक के सामने मतलब ऐनक के सामने जाते हैं, दर्पण के सामने जाते हैं, और जो भी एक्टिंग होती है वहीं सीखते हैं, है ना। स्टार्टिंग एक्टिंग जो है, जैसे कुछ लोग सिंगर होते हैं ना, बाथरूम सिंगर, मतलब सेम मैं भी वैसा ही हूँ आवाज़ के अनुसार। तो वैसे ही कुछ लोग होते हैं जो एक्टिंग करते हैं, तो एक्टिंग वो पहले स्टार्टिंग मिरर में ही करते हैं और अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं कि मुझे आती है कि नहीं, और बाद में समझ लेते हैं कि मेरे बस की बात नहीं है। तो एक ऐसा हीरो है, नाम उसका है जॉन अब्राहम। उससे पूछा गया था कपिल शर्मा शो पे कि बताइए आप मतलब मिरर देखते हैं क्या, मतलब शायद कुछ टॉपिक निकला होगा। तो उसने बताया कि नहीं, मैं मिरर नहीं देखता हूँ, बिकॉज मैं जानता हूँ कि मैं क्या हूँ, है ना। मतलब अच्छा था तो पता था उसको कि अच्छा हूँ। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के सामने हम हमेशा जाते हैं तो वहाँ पे कुछ बातें हमेशा
मतलब नोटिस करने वाली होती हैं वो हम यहाँ बताने वाले हैं। पहली बात कि जो इमेज होता है वो वर्चुअल होता है। हम लोग ऐसे हाथ हिलाते हैं, ऐसे हाथ हिलाते हैं, वो उसमें भी ऐसे हिलाता है तो लगता है कि नहीं रियल में है, हमारा भूत तो नहीं है, हमारा घोस्ट तो नहीं है उसके अंदर, हमारा सॉल तो नहीं है, आत्मा तो नहीं है ना उसके अंदर। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वर्चुअल है वो, ये दिमाग में रखिए। इसीलिए इसको आप डजंट, है ना, गेट ऑन ए स्क्रीन, आप उस इमेज को स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो वर्चुअल होगा उसको कभी भी आप स्क्रीन पे प्राप्त नहीं कर, स्क्रीन मतलब पर्दा, पर्दा वाला मूवी देखे हैं ना, तो वैसा नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ऐनक में देखे फटाक से निकाल, एगो वायर लगा दिया ऐनक में, तुरंत फटाक से एगो एल्बम बना के कहानी खत्म, तो कैमरा के क्या जरूरत पड़ता है ना। तो डोंट गेट ऑन ए स्क्रीन, स्क्रीन में आप प्राप्त नहीं कर सकते हो। और एक और खासियत, जो वर्चुअल होता है वो इरेक्ट जरूर होता है और कहीं कहीं अपराइट, अपराइट का मतलब सीधा होता है। वर्चुअल मतलब काल्पनिक, यानी वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है उसका यानी जो इमेज है उसका। इरेक्ट होता है मतलब सीधा होता है। ऐसा नहीं कि पैर नीचे है, पैर तो नीचे ही है, ऐसा नहीं कि मुंडी आपकी नीचे है और पैर आपका ऊपर है। अगर ऐसा रहता तो बहुत ही अच्छा रहता, ताकि हम उल्टा लटक करके ही बाल झाड़ते, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का साइज क्या होता है, सेम होता है। ये अच्छा कर दिया उसने। कोई बहुत ज़्यादा लंबा है, उसका साइज अगर वो छोटा कर देता तो वो डेमोलाइज हो जाता। कोई बहुत छोटा होता, उसका साइज एकदम बहुत लंबा हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा फायदा हो सकता था, लेकिन जो एग्जैक्ट है वही वो दिखाता है। कैमरा की तरह नहीं कि फुंसी को हटा देता है, लंबाइयों को कहीं कहीं बढ़ाने वाला आ गया है अब ऐसा ऐसा ऐप, है ना, जो बहुत कुछ कर देता है। ये तो मैंने देखा है कि आँख को काला कर देता है, मतलब लाल पीला हरियर जो भी है, और बाल को एकदम काला कर देता है। और उसके बाद ये जो मतलब पीपल्स वगैरह होता है ना चेहरे पे, उसको एकदम गायब कर देगा। तो मैंने एकदम हीरो बना सकता है ना। तो सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद सेम डिस्टेंस ऑफ इमेज एज ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। इसको थोड़ा समझिए। मान लीजिए ये मिरर है और मिरर के सामने आप खड़े हैं कितने मीटर की दूरी पर, 2 मीटर की दूरी पर। तो इधर जो इमेज बनेगा वो भी कितनी दूरी पर बनेगा, 2 मीटर। कहाँ से, मिरर से। तो लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि जहाँ पे इमेज है उसका ऑब्जेक्ट से दूरी बताइए, तो 2 + 2 4 ना हो जाएगा। लेकिन हड़बड़ी में लोग कह देता है कि ना दोनों बराबर रहता है ना, तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये हड़बड़ाहट में गलती होती है, पता तो सबको रहता है। आगे है इट शोज लैटरल इन्वर्जन। ये महत्वपूर्ण है, वो लैटरल इन्वर्जन दिखाता है। लैटरल इन्वर्जन माने ये होता है कि अगर आप दाहिना हाथ से कंघी कर रहे हैं तो लगेगा कि ऐनक में जो आदमी है वो बायां हाथ से कर रहा है, मतलब आप ही हैं, लेकिन लगेगा कि बायां हाथ से आप कर रहे हैं। यानी आपका LHS RHS हो जाता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हो जाता है, और राइट हैंड साइड क्या हो जाता है, लेफ्ट हैंड साइड। यानी यही है, दाहिनहत्थी बामहत्थी हो जाता है, बामहत्थी दाहिनहत्थी हो जाता है, मतलब जो भी हिंदी में बोला जाता है। तो लैटरल इन्वर्जन वो शो करता है। तो देखिए इन्वर्जन दो प्रकार का, एक तो इन्वर्जन खुद होता है और एक लैटरल इन्वर्जन होता है। एक इन्वर्जन होता है और एक लैटरल इन्वर्जन होता है। तो इन्वर्जन में क्या होता है कि मान लीजिए ये एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस इसी को कहा जाता है, और इस पर एक इमेज है जो P है, P, ठीक है ना। तो होगा क्या कि जैसे ही मिरर यहाँ पे रहेगा एक खास तरह का, तो इसमें अगर ये इन्वर्जन दिखाता तो ये वाला जो है वो कैसे हो जाता, पलट करके ऐसे हो जाता। ये वाला इमेज पलट करके उल्टा हो जाता, यानी मुंडी उसकी ऊपर से कहाँ आ जाती, नीचे, पैर नीचे से कहाँ हो जाता, ऊपर। लेकिन ये होता किस में है, इन्वर्जन में। ऐनक में होता है ऐसा क्या, नहीं होता है। खैर मनाइए कि नहीं होता है। अब आगे देखिए, इसको क्या कहा जाएगा, इसको हॉरिजॉन्टल नहीं, इसको वर्टिकल एक्सिस कहा जाएगा। सीधा है वर्टिकल एक्सिस है, लेटा हुआ है हॉरिजॉन्टल है। अब इसमें एक इमेज है, ध्यान से देखिए, ऐसा P मान के चलिए कि ये है, ठीक है। और जब इसके बीच में कोई मिरर लगा दिया जाएगा तो क्या करेगा, ये कैसा हो जाएगा बताइए जल्दी। ये वाला साइज ऐसे हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा। देखिए ये वाला जो है वो उधर चला जाएगा, है ना, और ये जो पार्ट इधर की तरफ था ये मुड़ करके इधर हो जाएगा। तो ये लैटरल इन्वर्जन में होता है। तो इसमें क्या होता है, इमेज जो है 180 डिग्री घूम जाता है ना, किसके थ्रू, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के थ्रू। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए क्या, मतलब समझाइए लिख के। तो लिख देंगे कि एन इमेज, है ना, व्हेन टर्न्ड हॉरिजॉन्टली 180 डिग्री देन इट इज सेड टू बी इन्वर्जन। और अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है, 180 डिग्री ही घूमता है, लेकिन कैसे घूमता है, वर्टिकली घूम जाता है। कैसे घूमता है, वर्टिकली। तो व्हेन द इमेज टर्न्ड 180 डिग्री वर्टिकली देन इट इज सेड टू बी लैटरल इन्वर्जन। तो लैटरल इन्वर्जन होता है यहाँ पर किसमें, मिरर में। और कुछ खासियत है क्या प्लेन मिरर का, तो बिल्कुल है। ये तो कहानी समझ में आ गई होगी। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ प्लेन मिरर है
और यहाँ से एक लड़का जो है दौड़ते हुए आ रहा है और उसकी वेलोसिटी v है, तो इसके अंदर भी एक लड़का दौड़ते हुए नजर आएगा, है ना, मुझे ही दिखेगा, और उसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये डायरेक्टली पूछ देता है। तो अगर ये v है तो ये 2v हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस इधर भी तय कर रहा है और ऐनक में यानी मिरर में जो लड़का है वो भी डिस्टेंस तय कर रहा है। तो अगर ये d कर रहा है, इधर भी d कर रहा है, तो ये डिस्टेंस नहीं तय कर रहा है, ये 2d कर रहा है डिस्टेंस, यानी दुगुना मतलब एडअप होते जा रहा है, यानी इसका भी काम और इसका भी काम। इसीलिए वेलोसिटी अगर v ये इसका होता है तो ऐनक में जो आते रहता है उसका वेलोसिटी कैसा दिखाई देता है? 2v दिखाई देता है। अब बात करेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। हमने बात कर लिया प्लेन मिरर के बारे में, अब है स्फेरिकल मिरर। तो देखिए नाम में ही छुपा हुआ है ना, स्फेरिकल में क्या छुपा हुआ है बताओ? स्फेयर छुपा हुआ है, यानी ऐसा मिरर जो स्फेयर से जुड़ा हुआ हो या स्फेयर से बना हुआ हो, उसे हम क्या बोलेंगे? स्फेरिकल मिरर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण कहा जाता है। ए स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर, एक ऐसा मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए पार्ट ऑफ ए हॉलो स्फेयर, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो? एक हॉलो स्फेयर का भाग हो। अगर समझ में नहीं आ रहा है ये सेंटेंस तो यहाँ पे आइए पिक्चर को देखिए। इस पिक्चर में ये वाला जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये मिरर हो गया, और इस मिरर का ये देखिए ये पूरा वाला पार्ट हो गया, तो ये हॉलो स्फेयर हो गया। इस हॉलो स्फेयर का एक छोटा सा भाग है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? मिरर कहेंगे, है ना, जिसका एक पार्ट जो है वो क्या किया हुआ रहता है? सिल्वराइज्ड, और एक भाग जो है जिससे रिफ्लेक्शन होता है। तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि मिरर के दो भाग, कौन? एक भाग जहां से रिफ्लेक्शन होता है, लाइट टकराता है तो, और दूसरा भाग जो होता है वो पैकिव होता है ताकि वो टकरा के वापस जा सके, नहीं तो पार करना रह जाएगा, क्योंकि ग्लास से ही बना हुआ रहता है। कहानी समझ में आ रही है? ग्लास से है मतलब ये ट्रांसपेरेंट की तरफ ही बिहेव करने लगेगा, तो एक तरफ बंद होना रास्ता जरूरी है। अब देखिए स्फेरिकल मिरर के प्रकार के बारे में जानते हैं। स्फेरिकल मिरर कितने प्रकार के? तो एक हो गया कॉनकेव और एक हो गया कॉन्वेक्स। एक और होता है लेकिन उसके बारे में अभी जानना नहीं है, आगे क्लास में आपको शायद बता दिया जाएगा, या अगर डॉक्टर बनने वाले होंगे आंख का तो बिल्कुल बताया जाएगा, ताकि आप किसी का आंख खराब कर सके। चलिए बात करते हैं यहाँ पे कॉनकेव मिरर की, और फिर बात करेंगे कॉन्वेक्स की। तो सबसे पहले कॉनकेव की बात करते हैं। कॉनकेव मिरर को कैसे पहचानेंगे? अगर आ गया मेरे सामने तो नॉर्मली अगर उसको पहचानना है तो एक स्फेरिकल मिरर है, ये तो पक्का है क्योंकि स्फेरिकल मिरर का ही पार्ट है। हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा वो टुवर्ड्स द सेंटर होगा, किसके? स्फेरिकल मिरर के, जिसका वो भाग है। अभी जाना ना कि ये वो हॉलो स्फेयर का भाग होता, तो उस हॉलो स्फेयर के सेंटर की तरफ ही जब उसका क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, तो उसे कॉनकेव कहेंगे। अगर इसको समझना है तो यहाँ पे ये पिक्चर जो साफ बहुत दिख रही होगी, नहीं भी तो उसको ध्यान से देखेंगे। देखिए इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन है? ये वाला है, इधर वाला, और इधर मैंने ऐसे ऐसे ड्रॉ किया हुआ है, तो ये सिल्वराइज्ड पार्ट है, तो वो तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ नहीं। और देखिए ये जो है ये क्या हो जाएगा आपका? स्फीयर, हॉलो स्फीयर। इस हॉलो स्फीयर का सेंटर कौन हो गया? ये हो गया। तो देखिए ये वाला जो है टुवर्ड्स द ना है, टुवर्ड्स द सेंटर है, सेंटर की तरफ ही है, ऐसा नहीं कि रूठा हुआ है, एक तरफ ही है। कहानी समझ में आई? तो जब भी ऐसा पिक्चर आ जाए समझ लो क्या है? कॉनकेव है। याद करने का और तरीका है, देखो कॉनकेव कौन है जो केव के अंदर जाएगा? तो कहा लाइट ने कि मैं जाऊंगा, तो देखिए लाइट जब केव के जैसा मिरर जो रहेगा वही क्या हो जाएगा? कॉनकेव। कौन है जो केव में जाएगा? शेर ने कहा कौन है जो केव में आएगा? तो एक बहादुर इंसान ने, यानी मैंने कहा कि मैं जाऊंगा और फिर उधर से मैं आया एक स्केलेटन सिस्टम बन के। वैसी वाली हालत यहाँ पे नहीं होगी, बिकॉज रे है, आदमी नहीं है। आगे दूसरा वाला कौन है? कॉन्वेक्स मिरर है। देखिए जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। एक ऐसा स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अवे फ्रॉम द, यहाँ पे टुवर्ड्स था, इसमें अवे है, तो ये वाला देख लीजिए, इसमें ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा, ये वाला पार्ट, और इधर मैंने ऐसे ऐसे किया हुआ तो ये सिल्वराइज, और ये सेंटर हो गया। तो सेंटर देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस के क्या है? अवे है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ नहीं है, अवे है, टुवर्ड्स नहीं है, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर है। इसलिए इस तरह के जो मिरर होंगे उनके क्या कहेंगे हम? कन्वेक्स मिरर कहेंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए इनको पहचानने में दिक्कत हो रही है तो घर में चम्मच ले लीजिए। चम्मच में भी देखे हैं कि एक भाग जो है केव की तरह होता है, यानी धंसा हुआ रहता है, और एक उभरा हुआ रहता है।
तो उसी को पहचान लीजिए। जो धंसा हुआ है वो कॉनकेव, जिसमें केव है, और जो उभरा हुआ है वो माउंटेन की तरह यानी कॉन्वेक्स। देखिए कैसे ऐनक में भी जो निचला वाला सिरा जो नीचे की तरफ होता है, जिसको उठाते हैं कोई खाने के लिए सामान, तो वो किसकी तरह बिहेव करता है, कॉनकेव, और उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा भैया बताइए जल्दी, कॉनकेव। तो चम्मच एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है जिसके थ्रू हम बता सकते हैं कि उसमें कौन है जो कॉनकेव की तरह और कॉन्वेक्स की तरह बिहेव कर रहा है। हाँ, उसमें हमारा पिक्चर भी दिखाई देता है और उस पिक्चर को देख कर कभी हम बता देंगे कि कौन कॉनकेव है और कौन कॉन्वेक्स, लेकिन उसके बारे में हम जानते हैं आगे। तो चलिए और अब जानते हैं टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, है ना। हमने स्फेरिकल मिरर के बारे में जान लिया। अब स्फेरिकल मिरर में कुछ खास जगह होते हैं, पोजीशन होते हैं, उस पोजीशन का नाम क्या है ये हम जानेंगे। तो सबसे पहला जो टर्म है जिसके बारे में हम जानने वाले हैं वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सवाल सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिफिनीशन तो नहीं पूछ सकता है या पूछ भी सकता है ना, एग्जामिनर के ऊपर है, मतलब जो क्वेश्चन सेट करता है उसके ऊपर है, लेकिन ज्यादातर नहीं पूछता है, ये बहुत ही सिंपल हो जाता है। ये यूज है आगे, ये आपको पता चल जाएगा जब आप वीडियो में देखिएगा आगे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिफिनीशन जो है वो क्या होगा, द मिरर इज ए पार्ट ऑफ ए स्फीयर। ये हो गया मिरर, आप देखो ध्यान से, ये सिल्वराइज किया हुआ है तो ये मिरर है, और ये मिरर एक पूरे स्फीयर का क्या है, एक छोटा सा भाग है। ये पूरे स्फीयर का एक छोटा सा क्या है, भाग है। तो ये पार्ट ऑफ ए स्फीयर, द सेंटर ऑफ ए स्फीयर इज नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस पूरे स्फीयर का जो सेंटर होगा वही क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। इस पूरे स्फीयर का जो सेंटर होगा वो क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये पहले भी शायद हुआ था। आगे देखिए पोल है, तो पोल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। पोल का रोल वही है जो जीरो का होता है, जीरो से उधर पॉजिटिव, जीरो से इधर निगेटिव, है ना। तो यहां पर पोल भी वही करता है। हम जितनी भी दूरियां हैं इसमें जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने में यूज होता है कि वस्तु यहां पे है, इमेज यहां पे बन रहा है, वस्तु को कहां रखेंगे, तो वो जो वस्तु दूरी है, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, इमेज का जो डिस्टेंस है, वो सब कहां से मापा जाता है, पोल से मापा जाता है। इसलिए पोल को क्या कहा जाता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ मिरर। ज्योमेट्रिकल सेंटर बिकॉज यहीं से सब चीज मापा जाता है, हर एक जो टर्म्स होते हैं उसको मेजर किया जाता है। देखो पोल यहां पे डिनोट किया जाता है, ये भी बीच वाले भाग पे पड़ेगा, ये मिरर है, इसके बीच में पोल आपको दिख रहा होगा। आगे है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ध्यान दीजिए, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर जानता है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर जानने में कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा स्फीयर है और इस पूरे स्फीयर का एक रेडियस जरूर होगा, सेंटर है तो रेडियस भी होगा। रेडियस ये यहां से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कहां तक, पोल तक, है ना, यही हो जाएगा आपका क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मैंने यहां पे लिख दिया है द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां पे ऐड करना है कि द रेडियस ऑफ ए स्फीयर, है ना, हुज पार्ट, है ना, विच वन ऑफ द पार्ट इज मिरर, है ना, एक ऐसा स्फीयर जिसका एक भाग मिरर है ना, उस स्फीयर के रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। थोड़ा सा बना के लिख लेंगे, ठीक है ना। आगे है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर दिखाना होता है तो हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही दिखाते हैं या इसके नीचे दिखाते हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस भी जरूरी हो जाता है। प्रिंसिपल एक्सिस की खासियत क्या है भाई, मैंने प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं, तो एक स्ट्रेट लाइन को देखो, ध्यान से देखो, एक स्ट्रेट लाइन है विच ज्वाइन, जो जोड़ता है किसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर को। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पे है, यहां पे है। सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ता है, किससे जोड़ता है, पोल से। तो बड़ा सिंपल सा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से मिलाने वाली जो रेखा होगी वो किस नाम से जानी जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। कहीं कहीं मेन एक्सिस भी लिखा हुआ रहता है, जिसका मतलब प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष होता है हिंदी में। अब जानते हैं आगे अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, तो अपर्चर बहुत ही आसान है, क्या है भाई, विड्थ ऑफ मिरर इज नोन एज अपर्चर। जो मिरर की चौड़ाई होगी, यानी जहां तक रिफ्लेक्शन होगा, जितना चौड़ाई होगा उतना ही ना रिफ्लेक्शन होगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि द पार्ट, है ना, जो वैसा पार्ट जहां पे रिफ्लेक्शन होता है, वो पूरे पार्ट की चौड़ाई को हम क्या बोलेंगे बताइए जल्दी, अपर्चर। तो हम बहुत ही शॉर्ट में बोल देते हैं, क्या बोलते हैं कि विड्थ ऑफ मिरर जो होगा वो क्या कहलाया जाएगा, अपर्चर। प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में हमने जान लिया, अपर्चर के बारे में हमने जान लिया, पोल के बारे में हमने ये जान लिया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। अभी हम लोग जानने वाले हैं कि प्रिंसिपल फोकस कहां होता है और फोकल लेंथ क्या होता है, किसमें जानने वाले हैं, कॉनकेव मिरर में। तो हुआ ये, एक आदमी है वो जाता है लैब में कॉनकेव मिरर को ऐसे रख देता है और रख करके लेजर लाइट से एक प्रयोग करता है। क्या करता है, लेजर लाइट से प्रयोग करता है। लेजर लाइट जैसे ही वो पैरेलल लेके जाता है और जब वो मारता है उस पे, तो वो एक पॉइंट पर लगता है कि जाके मीट कर रहा है। फिर दूसरा लेजर लाइट लेके जाता है तो वो भी लगता है कि एक पॉइंट पे जाके मैच कर रहा है। तीसरा लेजर लाइट तो वो भी एक पॉइंट पे। तो ये जो चार आपको रेज दिख रहे हैं, ये चारों जाकर के एक कॉमन पॉइंट पर मीट करते हैं और उसे ही एक
स्पेसिफिक नाम दे दिया जाता है, उसे कहा जाता है कि ये क्या है, आपका फोकस है। क्या है? फोकस है, जिसको हम लोग प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। तो यहां पर प्रिंसिपल फोकस कौन हो जाएगा? एफ हो जाएगा। कहानी समझ में आ रही है? तो इसी को डिफिनेशन के फॉर्म में लिख दिया गया है। क्या लिखा गया है? ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए ये पॉइंट कहां पे है? प्रिंसिपल एक्सिस पे है। तो ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर, मिरर के, है ना, मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस ये है, इस पे एक पॉइंट है। एट विच रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट, रेज ऑफ लाइट जो है जब इंसिडेंट करता है, मतलब जाके टकराता है किस पे? मिरर पे। ऑन द मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो रेज होती हैं वो क्या होती हैं? प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होती है? पैरेलल। आपको साफ साफ दिख रहा होगा पैरेलल हैं। एक्चुअली मीट, वो जाकर के सच में मिलती हैं एक पॉइंट पर आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद। और इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बताइए जल्दी? उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। फिर बोलिएगा फोकल लेंथ क्या होता है? तो बहुत ही आसान, हम सभी दूरियां कहां से मापते हैं? ज्योमेट्रिकल जो होता है सेंटर, वो कौन होता है? पोल होता है। तो पोल से ही तो मापते हैं। तो पोल और फोकस के बीच की जो दूरी होती है वो किस नाम से जानी जाती है? फोकल लेंथ के नाम से जानी जाती है। जैसे हमने निकाला कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस या फोकल लेंथ, वैसे ही अब निकाल लेंगे प्रिंसिपल फोकस और क्या? फोकल लेंथ किसका? कॉन्वेक्स मिरर का। देखिए कैसे जानते हैं। ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए यहां पे प्रिंसिपल एक्सिस जो होगा वो ये वाला होगा। तो ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एट फ्रॉम विच रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट, है ना, रेज ऑफ लाइट क्या हो रहा है? इंसिडेंट कर रहा है, टकरा रहा है ना। और बाद में जो पैरेलल, पैरेलल भी है, जो रेज जाके टकरा रहा है वो पैरेलल भी है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। और लगता ऐसा है कि वो अपीयर हो रहा है, मतलब कि डाइवर्ज होने का, अपीयर टू डाइवर्ज, ठीक है। और यहां पे देखो क्या हो रहा है? मीट्स एक्चुअली मीट, यही दोनों है। तो इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक्चुअल में जब जाके रेज मीट करे तो समझ लो कि भाई क्या है? वो फोकस है किसका? कॉनकेव मिरर का। और जब सीम्स टू बी मीट हो, इसको अपीयर टू डाइवर्ज ना लिख करके आप लिख सकते हो सीम्स टू बी मीट। लगेगा कि वो मीट कर रहा है लेकिन एक्चुअल में मीट नहीं करता है। तो इस तरह का जो मतलब फोकस होता है वो किस में होता है बताइए जल्दी? कॉन्वेक्स मिरर में। ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है। और फिर से वही बात, पोल और फोकस के बीच की जो दूरी होगी इसमें ये हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर का क्या? प्रिंसिपल फोकस नहीं, फोकल। अब जानते हैं साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। अब ये होता क्या है ये समझिए। जैसे लैब में होता क्या है कि ऑब्जेक्ट को कभी इस मिरर के यहां पे रखा जाता है, कभी यहां पे रखा जाता है, कभी यहां पे, और कभी इधर कहीं पे रखा जाता है। तो जब ऑब्जेक्ट अलग अलग पोजीशन पे रखा जाता है तो उसका इमेज अलग अलग पोजीशन पे बनेगा। अरे हाँ या ना? तो कभी इमेज बनता है इधर और कभी इमेज बनता है उधर। तो जो इधर इमेज बनेगा उस पर अगर हम कोई साइन नहीं देंगे तो कैसे पता चलेगा कि इधर इमेज बना है? या जो उधर इमेज बनेगा यदि उसमें हम कोई प्रॉपर साइन नहीं देंगे तो कैसे पता चलेगा कि उधर इमेज बना है? कहानी समझ में आ रही है? और एक और बात, इमेज जो है कभी कभी इस प्रिंसिपल एक्सिस ना, ध्यान से सुनना, इमेज कभी कभी उल्टा बनता है और कभी कभी सीधा बनता है। तो कौन सा ऐसा तरीका है जिसके थ्रू, लैब में तो हम है नहीं, तो लैब के बाहर कौन सा ऐसा तरीका है जिसके थ्रू हम ये जान जाएंगे कि इमेज उल्टा है कि सीधा? और उसमें हेल्प कौन करेगा बताओ जल्दी? साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। ये तुम्हें बता देगा कि इमेज उल्टा है या सीधा, ये तुम्हें बता देगा इमेज बन रहा है इधर या इमेज बन रहा है उधर। अब बोलिएगा सर ऑब्जेक्ट का तो आपने बताया कुछ नहीं। तो ऑब्जेक्ट का फिक्स रहता है, ऑब्जेक्ट हमेशा इधर रखा जाता है, ये आपको जानना है। तो देखिए ध्यान यहां पर भी देखिए और यहां पर भी दीजिए, दोनों जगह ध्यान दीजिए, पिक्चर पर भी सेंटेंस पर भी। द ऑब्जेक्ट इज टेकन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। मिरर ये है आपका, इस मिरर के हमेशा लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। ये दिमाग में बैठा लीजिए, हमेशा किधर रखा जाता है? लेफ्ट साइड में। लेफ्ट समझ में आ रहा होगा, ये क्लियर है। ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। जितना भी डिस्टेंस मेजर होगा वो पोल से होगा। ये पहले भी मैंने बताया है आपको। ये हो गया पोल, यहीं से डिस्टेंस मेजर होता है। एक स्पेसिफिक पोजीशन होना चाहिए। अगर ध्यान से इसको देखिए तो आप एक देखिएगा कि कोऑर्डिनेट एक्सिस
बना हुआ है यहाँ पे y y डैश x x डैश, और यहाँ पे ओरिजिन हो जाएगा। ओरिजिन मतलब क्या होता है, जीरो, है ना। तो जीरो के इधर क्या पॉजिटिव, जीरो के इधर क्या निगेटिव, जीरो के ऊपर क्या पॉजिटिव और जीरो के नीचे क्या निगेटिव। ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। सेम अप्लाई यहाँ पे होता है, बस खाली ध्यान देते चलिए। द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टेकन एज पॉजिटिव, द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। पहले मेजरमेंट कहां से शुरू किया जाता है, पोल से, और कह क्या रहा है कि इंसिडेंट रे की तरफ अगर आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे कौन है, देखो ध्यान से, यहां पे डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ये। अब बोलोगे सर इधर से नहीं हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं, सुविधा के रूप में हमेशा इधर से लिया जाता है। तो अगर तुम इधर से करोगे तो मैच नहीं करेगा, इसीलिए हर बार इंसिडेंट रे को इधर से लेके जाया जाता है, यानी लेफ्ट साइड से जाकर के उसको टकराया जाता है। समझ में आई बात, हर जगह पे है ऐसा होता है। तो इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन है वो इधर से इधर है, तो पोल से इधर की तरफ जो दूरी मापेंगे, है ना, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे पॉजिटिव। देखो मैंने यहां पे दिखा दिया है डिस्टेंस अलोंग इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट कौन है बताओ जल्दी, ये। तो इसी तरफ जो डिस्टेंस मापोगे, और डिस्टेंस कहां से मापा जाता है, पोल से। तो पोल के इधर जितना भी डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और इस पोल के इधर जितना भी होगा वो सब निगेटिव होगा। देखो मैंने यहां पे लिख दिया है डिस्टेंस अगेंस्ट इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट कौन है, ये है, और इसका डायरेक्शन ये है, और हम क्या बोल रहे हैं, इसके अगेंस्ट। तो अगेंस्ट में जो भी इधर होगा वो क्या होगा, निगेटिव आपको लेना होगा। यानी इधर कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा, कोई भी इमेज रहेगा, अगर उसका डिस्टेंस लिया जाएगा इसके इधर, वो क्या होगा, निगेटिव होगा। और इस पोल के इधर जितना भी होगा इमेज जो भी बनेगा वो कैसे लिया जाएगा, पॉजिटिव। तो जो भी इमेज इधर बनेगा तो इमेज डिस्टेंस क्या लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा बताइए जल्दी, पॉजिटिव। और इधर क्या लिया जाएगा, निगेटिव। इसका यूज न्यूमेरिकल बनाने में किया जाता है। जैसे देखिए लैब में हमको मालूम होता है कि ऑब्जेक्ट यहां रखेंगे तो यहां पे बन जाता है, वो दिख जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन दे दिया जाए आपको कि अगर ऑब्जेक्ट यहां है तो इमेज कहां बनेगा, है ना, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बनाने में जो हेल्प करता है वही साइन कन्वेंशन है। कहानी समझ में आ रही होगी। The distance measured in the direction opposite to the direction of incident ray taken as negative, मैंने बता ही दिया है। इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन है अगर उसके अपोजिट में डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वो क्या लिया जाता है, निगेटिव। बस दिमाग में रखना है, पोल के इधर निगेटिव, पोल के इधर क्या, पॉजिटिव। अगला मेन पॉइंट, द हाइट मेजर्ड अपवर्ड टेकन एज पॉजिटिव। ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, इसके ऊपर जितना भी हाइट होगा, इसके ऊपर जितना भी हाइट होगा वो सब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और द हाइट मेजर्ड डाउनवर्ड टेकन एज निगेटिव। और इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जितना भी हाइट होगा वो सब हो जाएगा क्या, निगेटिव। ध्यान रखिएगा, इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जब भी कोई बनता है तो उसको उल्टा समझा जाता है, और जब भी कोई ऊपर यहां पे इमेज आपको दिख रही होगी वो सीधा। तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा अपवर्ड रहता है। ऑब्जेक्ट हमेशा क्या रहता है, अपवर्ड। सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट को तो हम सीधा ही रखेंगे। तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव साइन से दिखाया जाता है, और जो इमेज होता है उसको पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइन से दिखा सकते हैं। क्यों, क्योंकि इमेज कभी कभी उल्टा भी बनता है और कभी कभी कैसे बनता है, सीधा। तो ये जो साइन कन्वेंशन है ये दिमाग में रखिए ताकि आगे न्यूमेरिकल बनाने में आपकी। जब हम लोग लैब में इमेज फॉर्मेशन करते हैं तो वहां पे अलग अलग पोजीशन पे जब ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो इमेज अलग अलग जगहों पे बनता है, लेकिन वहां पर लाइट रेज भी अलग अलग बिहेव करता है अलग अलग पोजीशन पे रखने पे। यानी वो मतलब उसको हम रूल के रूप में पढ़ लेते हैं, जैसे रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। अब देखिए ध्यान से देखिए, अगर कोई रे है और जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस ये वाला है और इसका अगर कोई पैरेलल है तो पैरेलल अगर है और वो अगर टकरा रहा है किससे, मिरर से, तो टकराने के बाद एक कॉमन पॉइंट से गुजरेगा और वो कौन होगा, फोकस होगा। ये पहले भी बता दिया गया है। तो यहाँ पे डायरेक्टली यही पूछना मतलब कहना है कि अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज होगा तो वो टकरा करके फोकस से ही गुजरेगा और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इमेज फॉर्मेशन में ये आपकी मदद करेगा, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर ड्राइंग करके हम ये बताने वाले हैं। तो वहाँ तो लैब है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम कैसे बता सकते हैं, तो कुछ रूल फॉलो वो करता है, जो रेज होता है वो कुछ रूल फॉलो करता है। उसी रूल को बता दिया गया है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा फोकस से गुजरेगा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो वापस लौट के आ जाएगा अपने ही डायरेक्शन में, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा अगर
रेज मान लीजिए गुजरा हमने, तो वो वापस अपने ही डायरेक्शन में आ जाएगा, टकराने के बाद वापस अपने डायरेक्शन में। तो आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पे वो 90 डिग्री के जैसा बिहेव कर रहा होगा, क्योंकि 90 डिग्री जब रहता है तभी वो वापस लौट के आता है। इंसिडेंट रे जब 90 है तो रिफ्लेक्टेड रे भी कितना होगा 90, तो जैसे गया वैसे आया। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के सामने से जब जैसे ही जाएगा तो जिस पॉइंट पे टकराएगा वो कैसा बिहेव करने लगता है, प्लेन मिरर की तरह। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने देखा कि जब पैरेलल रेज रहता था तो वो कहाँ से गुजरता था, फोकस से। अब जस्ट इसका उल्टा, जैसे हम लोग थ्योरम में मैथ्स में उल्टा नहीं पढ़ते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी है कि यदि पैरेलल है तो फोकस से गुजरता है, यदि फोकस से गुजरेगा रेज तो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल है तो फोकस से जाएगा तो पैरेलल हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, समझ में आ गया होगा। और चौथा रूल ये कहता है कि यदि कोई रेज जाके पोल से टकराता है, यदि कोई रेज जाके पोल से टकराता है तो वो रूल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है, और यहाँ पे जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो नॉर्मल की तरह बिहेव करता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाता है, इंसिडेंट एंगल जो है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है कॉनकेव मिरर में अलग अलग ऑब्जेक्ट के पोजीशन के अनुसार। तो देखो एक कॉनकेव मिरर अगर यहाँ पे है, ये कॉनकेव मिरर हो गया यहाँ पे, तो इस कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट का पोजीशन अलग अलग होता है। जैसे देखो ये तो पोल होता है और यहाँ पे क्या होगा, फोकस होगा, और फोकस के जस्ट दुगना जो है वो क्या होता है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया बियॉन्ड सी, और इधर जितना भी मतलब इधर वाला पोजीशन है ये इन्फिनिटी कहलाता है। तो देखो ध्यान से देखो, एक पोजीशन क्या होगा, पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट यहां रखा जा सकता है, दूसरा कहां पे रखा जा सकता है, फोकस पे, तीसरा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, चौथा कहां, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, पांचवा कहां, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, और एक और कहां पे, तो इन्फिनिटी। बाकी सब के लिए कौन सा यूज होता है वर्ड, इन्फिनिटी होता है। तो ये सब पोजीशन पे ऑब्जेक्ट तो क्या क्या किया जा सकता है, रखा जाता है, लैब में प्रयोग किया जाता है और फिर उसका इमेज बनता है। और वही इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे हम लोग ड्राइंग के थ्रू जानने वाले हैं कि कैसे होता है। तो सबसे पहले केस वन में हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का पोजीशन तय करते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स पोजीशन जो है वो आपका हम मान लेते हैं, इसमें क्या होगा, कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा, मान लेते हैं इन्फिनिटी पे। जो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखता है उसको कौन दिखाता है, पैरेलल लाइन। साइंस में पैरेलल लाइन जो होता है वो जाकर के क्या करता है, इन्फिनिटी पे मिलता है, ऐसा माना जाता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो उसका जो रेज होगा वो किसे दिखाया जाएगा, पैरेलल। और जो पैरेलल रेज होता है वो टकराने के बाद कहां से गुजरता है, फोकस से। ये हमने रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन में पढ़ा था। तो फोकस से क्या हुआ, मतलब टकराया, इसका मतलब कि जहां पे दो रेज क्या करते हैं, एक दूसरे को कट करते हैं, वहीं पे इमेज बनता है। तो कहां पे इमेज बना बताओ जल्दी, फोकस पे बना। तो ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या है बताओ जल्दी, एट इन्फिनिटी। कहां पे है ऑब्जेक्ट का पोजीशन, एट इन्फिनिटी। अब लिखना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, यानी इमेज जो है कहां कहां बन रहा है, नहीं ऐसा नहीं, मतलब इमेज कहां बना है, एक ये। तो देखिए पोजीशन ऑफ इमेज जो है वो कहां पे है, तो आप साफ साफ देख रहे हो एफ पे कट हुआ है, तो एट एफ मैंने लिख दिया। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि साइज बताइए, तो साइज क्या होगा, देखो ध्यान से देखो, पता ही नहीं चल रहा है कि साइज कितना है, मतलब बहुत छोटा है तो वेरी डिमिनिश्ड लिखा जाता है। छोटा अगर बहुत है तो वेरी डिमिनिश्ड यूज कर सकते हैं वर्ड। और उसके बाद क्या पूछ सकता है आपसे, नेचर पूछेगा। नेचर क्या होगा बताइए, इधर रियल में जाके कट कर रहा है, रियल में के कट कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे बताइए जल्दी, रियल होगा। रियल में कट कर रहा है तो इमेज कैसा बनेगा, रियल। और जो रियल होता है, अब पता नहीं चल रहा है कि उल्टा इमेज बन रहा है कि सीधा, अब इसमें कैसे पता चलेगा, लेकिन जो रियल होता है वो इन्वर्टेड पक्का होता है, ये ध्यान रखिएगा। रियल रेज से कट रहा है तो रियल बन रहा है, और रियल हमेशा इन्वर्टेड होता है, याद रखिएगा। वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होता है, सीधा होता है, और जो रियल इमेज होगा वो हमेशा क्या बनता है, इन्वर्टेड बनता है। तो ये केस 1 हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं केस 2 की। अब देखिए केस 2, यहां पे आपका एक कॉनकेव मिरर है, ये यहां से टकराया, ये क्या हो जाएगा, पोल, ये क्या हो जाएगा, फोकस, ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मैं ऑब्जेक्ट को कहां रखूंगा, बियॉन्ड सी, मैंने यहां पे रख दिया। अब यहां से इमेज टकराया, मतलब पैरेलल रेज गया, टकराया, कहां से गुजरेगा बताइए, फोकस से गुजरेगा। और एक और रूल क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब जाता है तो कहां आ जाता है, वापस लौट के आ जाता है। तो गया, वापस लौट के आया। पूरा सीधा नहीं बन रहा है बिकॉज अब यहां मार्कर है, बोर्ड है, तो नहीं तो सीधा बनाइएगा। अगर देखिए पेंसिल से
रूलर से अगर आप बनाते हैं तो आपका एग्जैक्ट वहीं पे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ पे बनता है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनता है, ठीक है। तो एक चीज नोटिस हमने किया कि देखो अगर कोई पैरेलल है, फोकस से गुजरेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से है, तो वापस लौट के आएगा और एक जगह पे कट करता है, जहां कट करेगा वहीं पे इमेज बन गया। तो अब लिख लीजिए, क्या लिखिएगा, ऑब्जेक्ट्स पोजीशन, ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, बियॉन्ड सी। क्या बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी का मतलब होता है क्या, सी के पीछे, सी के पीछे। और उसके बाद क्या पूछेगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज पूछ लेगा आपसे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज में क्या पूछता है, पोजीशन पूछता है। पोजीशन क्या है, बिटवीन क्या है, सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में, एक हो गया। उसके बाद क्या पूछेगा आपसे, साइज पूछेगा। तो वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है, वेरी डिमिनिश्ड है, अब या स्मॉल हम लिख सकते हैं, स्मॉल लिख लेते हैं, बिकॉज वेरी डिमिनिश्ड तो मैंने लिखा हुआ है, तो फिर से वेरी स्मॉल लिखना सही नहीं रहेगा, स्मॉल लिख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद तीसरा क्या है, नेचर। तो नेचर अभी तत्काल सेम चलेगा, रियल है, और उसके साथ रियल जो रहता है वो क्या होगा आपका, इन्वर्टेड रहेगा, ठीक है। तो ये केस 2 हो गया। फिर बात करते हैं केस 3 की। तो इसमें क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये गया, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पे एक रिलेशन याद रखिएगा, ये आपको आगे बता दिया जाएगा ऐसे, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि फोकस जो होता है, फोकस का जस्ट दुगना सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो यहाँ पे ये वाला जो होता है, इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं, ये आपको मालूम चला होगा। इसको r से डिनोट किया जाता है, और ये जो होता है फोकल लेंथ होता है, तो इसको f से डिनोट किया जाता है। और r जो होता है वो f का दुगना होता है, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 2f हो जाता है, और f इज इक्वल टू क्या हो जाता है, r/2, जैसे सर्कल में होता है वैसे ही जस्ट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हम जान रहे थे, क्या जान रहे थे, इमेज फॉर्मेशन। और इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि अब जो इमेज बनेगा किस केस में भाई, तो जब ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा कहां पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो देखो ध्यान से देखो, मैं ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ लेके जा रहा हूं, पहले मैंने इन्फिनिटी पे रखा, फिर बियॉन्ड सी रखा, अब मैं सी पे रख रहा हूं। और एक और चीज नोटिस तुमने किया होगा कि इमेज जो है वो धीरे धीरे मिरर से दूर हटते जा रहा है। पहले फोकस पे बना था, फिर अब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बना है, अब देखिएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर बनेगा। यही नियम बस याद रखिए, तो याद करने की जरूरत नहीं होगी, एक सीक्वेंस बस दिमाग में रहेगा। ऐसे अगर आप रूलर से बनाइएगा तो सही बनवे करेगा। तो यहाँ से पैरेलल गया, कहाँ से गुजरेगा बताइए जल्दी, फोकस से। और दूसरा रूल क्या, यहाँ पे फोकस से जाएगा और कहाँ से कटेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के सामने कटेगा। तो देखिए ध्यान से सुनिए, पैरेलल गया, फोकस से गुजरा, और फोकस से गया तो पैरेलल हो जाता है। ये आपने देखा था रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन में। और कहाँ पे बना, देखिए सी के पास बना, मैंने आपको बताया था कि सी के पास ही बनेगा अगली बार। तो ये मुझे दिमाग में आ गया है, नहीं तो अगर मैं स्केल से बनाऊंगा तो एकदम एग्जैक्ट बनेगा, और नहीं तो मुझे याद ही करना पड़ेगा। और ऑप्शन क्या है, तो अब चलिए ऑब्जेक्ट पोजीशन लिखिए। ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या है बताइए, एट सी, है ना। अब बताइए इमेज पोजीशन क्या है, इमेज पोजीशन क्या है, सेम एट सी। इमेज का साइज क्या है, इमेज का साइज पूछ देता है तो वो क्या है, इक्वल है। तो देखिए ध्यान से देखो, पहले बहुत छोटा था इमेज, फिर थोड़ा छोटा हो गया, अब इक्वल हो गया है। अब जब आगे इमेज बनेगा तो बड़ा बनेगा। तो ये सीक्वेंस याद करिए। और उसके बाद नेचर अगर कोई पूछ दे तो नेचर में वही सेम रहेगा, रियल में कट रहा है और इन्वर्टेड तो पक्का रहेगा, अगर रियल है तो इन्वर्टेड होगा। ये देखा गया लैब में, जब देखा गया कि भाई जो रियल हो रहा है वो हर बार इन्वर्टेड हो रहा है, तो ये एक रूल टाइप बन गया, ठीक है। तो ये तीसरा केस था। अब बढ़ते हैं अगले केस की तरफ, यानी केस नंबर कौन, 4। वो थाना वाला केस नहीं, ये अलग है। तो चलिए बात करते हैं केस नंबर 4 की, केस 4 की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया, ये आपका क्या हो गया, पोल, ये क्या हो जाएगा, फोकस, ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अब मैं कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखने वाला हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक तो हो गया था, अब यहाँ पे मैं रखूंगा। अब यहाँ से जब पैरेलल रे जाएंगे तो कहाँ से टकराएंगे, फोकस से। और फिर अब ध्यान से देखिएगा, एक तो ये हो गया, दूसरा ये है कि आप जब फोकस से इसको लेके जाइएगा, देखिए फोकस से यहाँ से अगर लेके जाइएगा तो क्या हो जाता है, पैरेलल। तो इसको पैरेलल कर लीजिए, तो आप देखेंगे कि आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर के इधर बन रहा है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना था, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के इधर बन रहा है। तो अब देखिए ऑब्जेक्ट पोजीशन जो है वो क्या है बताइए, बिटवीन क्या है, सी एंड एफ है। और बिटवीन क्या है, सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या है, एफ और सी के बीच में। और यहाँ पे देखिए
इमेज पोजीशन क्या हो जाएगा बताइए, तो बियॉन्ड सी हो जाएगा। अरे हाँ या ना, सी के पीछे बन रहा है तो बियॉन्ड सी। रूल देखिए, सी पे बना था इससे पहले, अब सी के इधर बन रहा है, धीरे धीरे दूर भाग रहा है। अब एक पर एक नहीं भगा देना है, फोकस अब यहाँ से नहीं पहुंचा देना है। फोकस पे बना है तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा, फिर इधर बनेगा। तो इस तरीके से ये दिमाग में रखिएगा तो हो जाएगा। साइज के बारे में बात मैंने बताया था आपको कि इक्वल हो गया था सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही, तो अब बनेगा क्या, लार्जर। तो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेचर की बात करें तो नेचर इसमें सेम रहता है, तो रियल हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा। तो ये हो गया आपका केस नंबर 4। अब बात करते हैं क्या, केस नंबर 5 की। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपका क्या, कॉनकेव मिरर, ये हो जाएगा आपका क्या, पोल, ये क्या हो जाएगा, फोकस, ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कहाँ पे रखना है बताइए, सब लोगों को मालूम चल गया होगा, फोकस पे है ना, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में तो मैंने लिख ही दिया है। यहाँ से रेज जाएगी और कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। और अब तो फोकस से गुजार ही नहीं सकते बिकॉज फोकस पर तो ऑब्जेक्ट है। तो अब एक और उपाय है, क्या यहाँ से हम लेके जा सकते हैं, ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू अगर हम लेके जाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट को भी टच करेगा और क्या करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर भी जाएगा। तो अब देखेंगे इधर, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब जाता है तो टकराने के बाद वापस लौट के अपने ही डायरेक्शन में आ जाता है, ये आपको मालूम होगा। तो देखिए इसको अब इधर की तरफ बढ़ रहा है और ये भी इधर की तरफ जा रहा है, और ये दोनों का क्या हो जाएगा, पैरेलल रेज हो जाएगा। दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल, एक दूसरे का पैरेलल। और पैरेलल कहाँ पे जाके मीट करता है, इन्फिनिटी पे। पैरेलल कहाँ पे जाके मीट करता है, इन्फिनिटी पे। तो सिंपल सी बात, ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या होगा बताइए जल्दी, एट एफ होगा। इमेज पोजीशन क्या हो जाएगा बताइए जल्दी, एट इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एट इन्फिनिटी हो जाएगा। साइज क्या हो जाएगा बताइए जल्दी, लार्जर है तो अब क्या हो जाएगा, वेरी लार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेरी लार्ज हो जाएगा। लार्ज है तो वेरी लार्ज हो जाएगा। और उसके बाद नेचर क्या हो जाएगा आपका, अभी भी इधर ही बन रहा है और रियल मतलब ये रेज है तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका, रियल हो जाएगा। और रियल अगर है तो क्या हो जाएगा आपका, इन्वर्टेड हो जाएगा। तो ये कहानी है किसकी, केस नंबर 5 की। अब लास्ट केस जो कॉनकेव मिरर में पढ़ना है वो जान लेते हैं, लास्ट केस। तो देखिए ध्यान से, ये आपका क्या है, कॉनकेव मिरर है, ठीक। ऐसे गया, ये क्या हो जाएगा, पोल, ये क्या हो जाएगा, फोकस, ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अब इमेज कहाँ, मतलब अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे, तो पोल और फोकस के बीच में, यहाँ पे रख दिया। यहाँ से गया, टकराया और कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। और दूसरी बात, कहाँ से जाएगा आप, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगा, ठीक है ना, और वापस अपने ही डायरेक्शन में। अब देखिए यहाँ पे पैरेलल रेस था, लेकिन देखिए कभी भी पैरेलल नहीं है, ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग रेज। डाइवर्जिंग रेज किसे कहते हैं, जो कभी मिलता नहीं है ना, आगे बढ़ने पर ये कभी मिलेगा नहीं, ठीक है। तो डाइवर्जिंग रेज से इसको दिखा सकते हैं, तो ये कभी मीट नहीं करेगा। तो जब इधर मीट नहीं करेगा तो इमेज कैसे बनेगा, और इमेज बनने के लिए क्या, मीट करना बहुत जरूरी है। अगर रियल में मीट करता है तो रियल इमेज बनता है, वर्चुअली मीट करता है तो वर्चुअल इमेज बनता है। तो रियल में इधर मीट नहीं कर रहा है तो हम इसको अब क्या करते हैं, इधर बढ़ा देते हैं। और जब हम इसको इधर बढ़ाते हैं तो ये जा करके मीट करता है एक जगह पे और इमेज आपका इधर बन जाता है। यानी इस बार कहाँ बनता है, इमेज इधर बन जाता है। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट पोजीशन, तो क्या हो जाएगा, बिटवीन, किसके बीच में मैंने रखा था ऑब्जेक्ट को, बिटवीन क्या, पी एंड एफ मैंने रखा था। और उसके बाद इमेज पोजीशन क्या था बताइए जल्दी, इमेज पोजीशन क्या था, या फटाक से बता सकते हैं, इमेज पोजीशन जो है वो आपका क्या है, बियॉन्ड आपका मिरर है, बियॉन्ड द मिरर, मिरर के पीछे है ना। मिरर का अगला भाग ये माना जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, बियॉन्ड द क्या, मिरर, मिरर के क्या बन रहा है, पीछे बन रहा है। उसके बाद क्या, आपसे साइज पूछ देगा, तो साइज देखने में कैसा लग रहा है, लार्जर लग रहा है, तो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऐसे आप लिख सकते हैं। और उसके बाद नेचर पूछ देगा, तो देखिए यही एक है जो ऑड है थोड़ा, बाकी सब में आपने देखा था कि रियल एंड इन्वर्टेड था, लेकिन इसमें देखिए डॉट डॉट लाइन से बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, वर्चुअल हो जाएगा। और वर्चुअल जो रहता है वो क्या होता है, इरेक्ट। और इसको आप VVI लिख लीजिए क्योंकि एग्जाम में ये बार बार पूछता है। इस केस पर ध्यान देना है, जो थोड़ा सा अलग है बाकी सबसे, वो एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। तो ये आपको स्पेशली पूछ देगा, नहीं तो इमेज फॉर्मेशन पूछे, पूरा में से कुछ भी पूछ सकता है। तो ये पूरा को दिमाग में रखना है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम में इससे प्रश्न आपको आते ही आते हैं। तो ये था आपका इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। और अब बात कर लेते हैं इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। अब बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर की। देखिए कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पे सुधार कर लीजिए, यहाँ पे बस कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, ऐसा। तो इसमें देखिए केसेस दो ही होते हैं। अब बोलेगा केसेस दो ही कैसे है, उसमें तो 6 और 7 थे। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पर दो ही केसेस इसलिए पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखिएगा दो ही जगह इमेज बनता है ना। तो अब सब जगह को दिखाने की जरूरत थोड़ी है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दो ही केस ले रहे हैं। तो एक आपका हो जाएगा क्या, इन्फिनिटी वाला, यानी देखिए ये हो जाएगा आपका क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो जाएगा आपका क्या, पोल।
और यहाँ पे एक बार में ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन होगा एक बार रखा जाएगा कहाँ, ऑब्जेक्ट पोजीशन कहाँ रखा जाएगा, वो रखा जाएगा एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी पे, यानी इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है। और इन्फिनिटी पे कैसे दिखाया जाता है, पैरेलल, तो पैरेलल रेज हुआ। और ये क्या है, कौन सा है, मिरर, कॉन्वेक्स है, तो ये डाइवर्ज ना करेगा तो इधर डाइवर्ज कर देता है, और ये किधर करता है, डाइवर्ज इधर। लेकिन लगता है कि ये जाकर के आगे जाके कहाँ मीट करता है, एक पॉइंट पे, और ये क्या हो जाता है आपका फोकस। कहानी समझ में आ रही है, लगता है कि फोकस, ये आपने देखा था ना, आपने पहले भी पढ़ा है इसको, है ना। तो ये आपको लगेगा कि एक पॉइंट पे जाके मीट कर रहा है और यहीं पे आपका क्या हो जाता है, इमेज बन जाता है। तो ऑब्जेक्ट पोजीशन तो हमने जान लिया कहाँ पे है, एट इन्फिनिटी है। अब जानते हैं इमेज पोजीशन। तो इमेज पोजीशन कहाँ पे है बताइए जल्दी, इमेज पोजीशन कहाँ पे है, एट एफ। तो देखिए चाहे आपका रियल बने चाहे आपका वर्चुअल बने, अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। ये कहानी समझ में आई। अब देखिए साइज, तो साइज देखने में बहुत छोटा लग रहा है तो क्या हो जाएगा, वेरी डिमिनिस्ड, बहुत छोटा। और उसके बाद आपसे पूछ देगा क्या नेचर, तो नेचर साफ साफ दिख रहा है, डॉट डॉट लाइन से है, तो क्या हो जाएगा, वर्चुअल होगा। और वर्चुअल जो होता है वो क्या होता है, इरेक्ट होता है, तो इरेक्ट लिख लीजिए। यही है, एक केस यही है और एक केस है और जो आपको पढ़ना होता है। तो दो ही केस होते हैं, एक केस ये है और दूसरा केस एक और है। अब देखिए क्या है दूसरा केस, दूसरा केस ये कहता है कि अब इसके बाद कहीं पर भी इमेज रखिए, इन्फिनिटी तो आपने रख लिया, अब इन्फिनिटी के बाद ये जो बाकी होते हैं यानी फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इस सब के लिए कोई मतलब कहीं पर भी रखिएगा तो इमेज एक ही जगह बनेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कहीं पर भी इधर रख दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है, अब यहाँ से ये जाएगा और क्या करेगा बताइए जल्दी, डाइवर्ज करेगा, है ना, डाइवर्ज करेगा। और लगेगा क्या कि वो जाकर के कहाँ पे जाके मैच कर रहा है, फोकस पे मैच कर रहा है। और दूसरा फोकस के बाद इधर दुगना पोजीशन पे क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अब रूल क्या है कि ये जाएगा और टकरा के वापस लौट के आएगा यहीं से, क्योंकि मिरर है, लेकिन टकरा के वापस लौट के आ रहा है, लेकिन लगेगा कि ये जाकर के मैच कर रहा है कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कहानी समझ में आ रही है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर के सामने ही जाके जब टकराएगा तभी वो वापस लौट के आएगा अपने ही डायरेक्शन में। और इमेज आपको कहाँ पे बन जाता है, यहाँ पे बन जाता है, ये आपका इमेज बन गया। तो बड़ा सिंपल सा बात था। तो ऑब्जेक्ट पोजीशन इसमें जो होगा वो क्या हो जाएगा, है ना, इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर ये लिख लीजिए। और यहाँ पे इमेज का जो पोजीशन होगा वो क्या हो जाएगा, बियॉन्ड द मिरर। तो ये कितना आसान है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर क्या है, ऑब्जेक्ट का इमेज, ऑब्जेक्ट का पोजीशन, और इमेज का पोजीशन क्या है, बियॉन्ड द मिरर, यानी मतलब बिहाइंड या बियॉन्ड आप लिख सकते हैं। इसके बाद क्या, साइज आप देख लो, देखने में कैसा लग रहा है, छोटा लग रहा है, तो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, है ना। तो एक चीज हमने नोटिस किया, ये बहुत छोटा और ये छोटा। तो कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनता है वो हमेशा क्या बनता है, छोटा बनता है, बहुत छोटा बनता है। तो साइज बहुत छोटा हो गया। और उसके बाद नेचर इसमें फिर पूछेगा, तो नेचर देखिए क्या हो जाएगा आपका, वर्चुअल और क्या हो जाएगा, इरेक्ट। तो एक और चीज़ जानकारी मिली कि कॉन्वेक्स मिरर में जो नेचर होता है इमेज का, या तो वर्चुअल होता है या तो क्या होता है, इरेक्ट। तो वर्चुअल इरेक्ट दोनों साथ में जुड़ा हुआ है, आपको मैंने आपको बता दिया है। तो ये था आपका इमेज फॉर्मेशन किसमें, कॉन्वेक्स मिरर। इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है और ये रिलेशन डिराइव्ड होता है। तो डेरिवेशन पूछता नहीं है लेकिन वो रिलेशन पूछ देता है। तो वो रिलेशन क्या है, तो उस रिलेशन को हम लोग एक नाम से जानते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कि वो मिरर फॉर्मूला है। और मिरर फॉर्मूला क्या कहता है कि 1/v + 1/u = क्या होता है, 1/f होता है। यानी यही रिलेशन है, दिमाग में रखिएगा। अभी तीनों क्वांटिटी में कोई भी दो दिया हुआ रहेगा और तीसरा निकालने के लिए कह देगा तो आसानी से निकल सकता है। तो बस मिरर फॉर्मूला में आपको यही याद रखना है और डेरिवेशन पूछता नहीं है, तो इसका यूज करके आपको न्यूमेरिकल बनवाया जाएगा आगे, तो बाकी समझ में आपको आ जाएंगी। फिर अगला टॉपिक है लीनियर मैग्निफिकेशन। आपसे पूछेगा कि लीनियर मैग्निफिकेशन होता क्या है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन जो होता है उसका मतलब शॉर्ट में जो आंसर होता है वो यही होता है कि अगर हाइट ऑफ इमेज को डिवाइड कर दीजिएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से तो आपको मैग्निफिकेशन उसका प्राप्त हो जाता है। तो मैग्निफिकेशन एक तरह से क्या है, रेशियो है। रेशियो किसका है भाई, हाइट ऑफ इमेज का किसके साथ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ। तो m बराबर, अगर हाइट ऑफ इमेज को h2 से डिनोट करेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को h1 से, तो m बराबर क्या हो जाएगा, h2/h1। इसमें भी है, अगर इन तीनों में से कोई भी दो दिया हुआ रहेगा, तीसरा निकालने के लिए कहा देगा तो निकाल लेंगे, तो m बराबर h2/h1 दिमाग में रखिएगा। कहानी में ट्विस्ट यह है कि अगर m का वैल्यू 1 से ज्यादा आता है तो इसका मतलब यही समझा जाएगा कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से क्या है, बड़ा है। अब खुद दिमाग लगाइए, अगर ऊपर 10 रहेगा नीचे 5 रहेगा तभी ना दू आएगा। क्लियर बात समझ में आई। तो दू क्या है, 1 से बड़ा है। तो यहाँ पे h2 h1 से बड़ा रहेगा तभी क्या m का वैल्यू क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। और अगर m का वैल्यू 1 के बराबर हो गया इसका मतलब कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के क्या है, बराबर है। और ये प्लेन मिरर में हो सकता है,
प्लेन मिरर में तो इमेज ऑब्जेक्ट दोनों बराबर होता है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो बराबर आता है इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से। अगर मैग्नीफिकेशन का वैल्यू 1 से कम है, अगर छोटा है, तो इसका मतलब ये समझा जाता है कि इमेज का साइज क्या है, ऑब्जेक्ट के साइज से क्या है, छोटा है। अगर इसी को पलट देंगे तो 5 ऊपर और 10 नीचे, तो कटने पे कितना आ जाएगा 1/2, और 1/2 क्या 1 से क्या होता है, छोटा होता है। तो इमेज साइज से बड़ा क्या समझा जाएगा, ऑब्जेक्ट का साइज। कब, जब मैग्नीफिकेशन का वैल्यू क्या हो, 1 से कम हो। कहानी समझ में आई। अब अगला, मैग्नीफिकेशन अगर निगेटिव आता है तो समझ लीजिए कि इमेज क्या है, रियल है आपका। और अगर आपका मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आता है, मतलब मैग्नीफिकेशन का वैल्यू पॉजिटिव, अगर आप मैग्नीफिकेशन निकाले और उसका वैल्यू पॉजिटिव अगर आता है तो इमेज समझ लिया जाता है कि क्या है, वर्चुअल है। ऐसा क्यों कहा जाता है, तो ये समझते हैं। अगर रियल होता है तो रियल इन्वर्टेड पक्का होता है, और इन्वर्टेड को किससे डिनोट करते हैं, माइनस से, और ऑब्जेक्ट को हमेशा किससे डिनोट करते हैं, प्लस से। तो ऑब्जेक्ट मान लीजिए नीचे रहता है और इमेज ऊपर माइनस में, तो माइनस प्लस बाहर निकल के क्या हो जाएगा, माइनस। इसीलिए कहा जाता है कि मैग्नीफिकेशन जो रियल इमेज का होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। और मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगा किसका, वर्चुअल का। तो क्योंकि वर्चुअल का इमेज जो होता है वो क्या होता है, सीधा, और सीधा को साइन में अगर हम डिनोट करते हैं तो किस में, पॉजिटिव साइन से। और ऊपर भी ऑब्जेक्ट क्या, पॉजिटिव साइन से। ऑब्जेक्ट भी और इमेज भी पॉजिटिव दोनों में। कब, जब वर्चुअल रहता है तो वर्चुअल इमेज बनता है तो ऑब्जेक्ट भी प्लस और इमेज भी प्लस। और अगर रियल इमेज बनता है तो ऑब्जेक्ट प्लस लेकिन इमेज क्या, माइनस, क्योंकि इमेज उल्टा बनता है। तो इसलिए इसका प्लस माइनस माइनस हो जाता है और इसका प्लस प्लस क्या हो जाता है, प्लस। तो पॉजिटिव वैल्यू अगर है तो इमेज समझ लेना कि क्या है, वर्चुअल है। और एक और रिलेशन होता है किसका, तो हाइट का, इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट के साथ, और इमेज डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से। और किसका, मैग्नीफिकेशन भी हम बोल सकते हैं साथ में, H2/H1 को मैग्नीफिकेशन भी बोल सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, m बराबर H2/H1 इज इक्वल टू -b/u, यही आपका रिलेशन है। तो ये रिलेशन ध्यान में रखिएगा, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ जाता है ना। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन बराबर क्या, H2/H1 इज इक्वल टू b/u नहीं है, -b/u है। आया कैसे है डेरिवेशन, वो मैं आपको बता देता, लेकिन वो पूछता नहीं है सीबीएसई बोर्ड में, इसलिए मैं इसको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो अब मतलब इसको समाप्त करते हैं, इस पूरे चैप्टर को। मैं आशा करता हूं कि ये पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो गया होगा। कहीं पे अगर छूटा है कुछ तो उसको स्पेशल वीडियो बना करके आपको क्लियर कर दिया जाएगा।